कि ये संस्था पूर्ण रूप से समाज में निःशुल्क सेवाएं भी देती है। बाहर भी हमारे 10 देशों में ही काम चल रहा है। वास्तव में हमारा मानना है कि योग अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। ये एक जीवन जीने की कला है, हमारे पूर्वजों की वसीयत है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो योग आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना है। इस देश की सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए है योग, और यही कारण है कि इसमें दम था तो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारे देश की, हमारे गुरुओं की, हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की ये एक अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसे सीख करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसलिए भारतीय योग संस्थान हर वक्त वो योजनाएं बनाता रहता है कैसे स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथ जुड़ा जाए और उन तक भी ये योग की शिक्षा निःशुल्क पहुंचाई जाए। गीता में 2 सूत्र आते हैं, समत्व योग उच्चते और योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात विषमता को समता में बदलना, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना, असंतुलन को संतुलन स्थिति में बदल देना वास्तव में योग है। जीवन में हम सामाजिक और गृहस्थी जीवन जीते हैं तो विषमताएं तो आएंगी, लेकिन अगर आप शांत स्वभाव के हैं, योग के मार्ग पर चले हैं, तो आपको विषमताओं को समताओं में बदलना भी आ जाएगा। ये योग का सबसे बड़ा गुण होता है। योगा कर्मसु कौशलम्। जब हम योग करते हैं तो हमारे कर्मों में कुशलता है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में विचरण करते हैं, भिन्न भिन्न तरह के कर्म करते हैं, उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन जब एक आसक्ति से रहित होकर के एक विवेक पूर्वक समर्थ बुद्धि के साथ एक व्यक्ति अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति और पूरे विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को अपना स्वधर्म मान करके करता है, वही सच्चा योगी है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम खंड समाधि पाठ के पहले 3 सूत्र में योग की सच्ची परिभाषा को समेट दिया। अथ योगा अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु सब रूपे अवस्था। अर्थात अनुशासन ही योग है। मेरे शरीर पर, मेरे भोजन पर, मेरी जीवन शैली पर, मेरी दिनचर्या पर, मेरी ऋतुचर्या पर, मेरे थॉट्स के ऊपर, मेरे कर्मों के ऊपर, मेरे संस्कारों के ऊपर मेरा नियंत्रण हो जाएगा। जिस दिन मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि और चित्त को अपने वशीभूत कर लूंगा, उस दिन मैं वास्तव में सच्चा योगी बन जाऊंगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। सामाजिक और सांसारिक होने के नाते जब हम सामाजिक और सांसारिक कार्य करते हैं, उन कर्मों की अनुभूतियां, संस्कार और वृत्तियां बनकर के हमारे चित्त के ऊपर संचित होती रहती हैं, और जब उनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनर्स्मृति होती है, तो वही मेरा व्यवहार और मेरा स्वभाव और कर्मों में बदलता है। लेकिन जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हम सीख जाते हैं उस कला को कि चित्त पर जमा इन वृत्तियों का कैसे निरोध किया जाए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त पर जमा वृत्तियों का निरोध करना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाना। अर्थात तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वह सच्चा योग है। स्वास्थ्य की एक परिभाषा आती है, समदोषः समान अग्निश्च सम धातु मन क्रिया। समदोषः समान अग्निश्च सम धातु मन क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अर्थात जब शरीर के भीतर वात पित्त कफ संतुलित होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य सम अवस्था में होते हैं, सम धातु मन क्रिया, सुबह के समय आपके मन निष्कासन की क्रिया बहुत ही सहज रूप में होती है। प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती है और मन आपका शांत होता है। यह स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पहचान है। मैं अपने साधकों के साथ कई बार गैर औपचारिक रूप में बातचीत करते हुए शेयर किया करता हूं कि देखो भाई, हम समाज में ही तो जीते हैं, तो हमारी सबसे पहली इच्छा है नोट ज्यादा कमा लें, धन ज्यादा कमा लें। पर बीमार आदमी क्या नोट कमाएगा? आता था जो
स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी किसी पे बोझ नहीं बनता, वो धन ज्यादा कमा सकता है, वो दूसरों का कल्याण कर सकता है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है, वो समाज और राष्ट्र की रीढ़ बन सकता है। और मैं पहचान भी बतलाया करता हूं स्वस्थ व्यक्ति की। चेहरे को देखो, चेहरे पर ओज है, चमक है, तो आप स्वस्थ हैं। आपकी आंखों के अंदर आकर्षण है, आपकी त्वचा अच्छी है, आपकी मल निष्कासन क्रिया सहज है, आपकी हड्डियों में लचक है, आपके कोई शारीरिक कष्ट आपको नहीं है, तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति हैं। आप धैर्यवान होने चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, आप तनाव मुक्त होने चाहिए, आप तनाव मुक्त होने चाहिए, आपका सामाजिक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, परिवार में एडजस्टमेंट करनी आए, आपको समाज में एडजस्टमेंट करनी आए, आप आत्मचिंतन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप अपने भीतर जाते हो, आप अपने स्वरूप के साथ आत्म साक्षात करते हो, आप प्रत्याहार की साधना करते हो, आप धारणा की साधना करते हैं, आप ध्यान की साधना करते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगर आप सामाजिक दृष्टि से कभी कभी अपने ऊपर आप ये कभी कभी परीक्षण करके देख लीजिए, आंख बंद करके, कि समाज में आपको कितने लोग चाहते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर वो जवाब आपका सही है तो आप सोच लेना कि आप स्वस्थ हैं, वरना आप स्वस्थ नहीं है। एक पेन मैनेजमेंट शब्द मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था, तो जब पेन मैनेजमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हड्डियों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और अगर मैं इसको इस ढंग से कह दूं, क्योंकि समय कम होने की वजह से कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे हम योग में एक बात कहते हैं, मन का शरीर में रुकना रोगों को जन्म देना है। अगर आपकी शोधन की क्रियाएं आप नियमित रूप से करते हैं, अभी पंचकर्मों की बात कर रहे थे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, हमारे यहां योग में वो सठ विज्ञान के नाम से जाना जाता है। चाहे वो धोती हो, नेति हो, न्योली हो, त्राटक हो, भस्ती हो, कपालभाति हो, ये सब शोधन की क्रियाएं हैं। अगर आप नियमित रूप से, क्योंकि उसका डिटेल में तो आज नहीं बताया जा सकता समय के अभाव में, पर आप उसको देख सकते हैं। भारतीय योग संस्थान का जो YouTube चैनल है, उसके अंदर हमारी एक सीरीज चल रही है पिछले 3 साल से, एक्सप्लोर योगा। उसके अंदर ये 60 कर्म को आजकल चल रहा है। अभी मैंने दंड धोती दी है 3 दिन पहले लोगों को देखने के लिए। 8-8, 7-7 मिनट की एक विषय के ऊपर वीडियो डाली जाती है। आप उसको खोलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज भी पूरा होगा। जो आसान क्रियाएं वो तो आप कर ही सकते हैं, और जिसके अंदर ये कहा जाए कि इसको किसी के निर्देशन में करो तो निर्देशन में करो, किसी केंद्र पे ज्वाइन कर लो। हमने आपको बताया कि भारतीय योग संस्थान के तो 4,500 सेंटर, जहां कोई ग्रुप प्रथा नहीं, जहां कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई शुल्क नहीं है, कोई राजनीति नहीं, केवल हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि समाज सेवी संस्था है। ये समाज को देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती। जब हम दर्द की बात करते हैं तो उम्र के हिसाब से अगर कोई हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर की भाषा में। हम अपनी भाषा में उसको अस्थि क्षय रोग कहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी हड्डियों के अंदर परिवर्तन होने लगता है, हड्डियां सख्त होने लगती हैं, जोड़ लचक अपनी खोने लगते हैं, उनके किनारों की चिकनाई कम होने लगती है, उनके अस्थि बंध कमजोर होने लगते हैं, उनके आसपास की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। और जब ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है बॉडी में, तो एक वक्त ऐसा आता है, कभी घुटनों में दर्द, कभी टखनों में दर्द, कभी रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द, तो कभी गर्दन वाले हिस्से में दर्द, तो कभी कंधों में दर्द, तो कभी एड़ी में दर्द। ये मैंने कुछ दर्दों के नाम लिए। पर आप सच मानिए, अभी आज हमारे एक पूर्व वक्ता ने बहुत सुंदर बात बताई, उससे मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मेरा विषय योग का है। उन्होंने कहा कि मैंने
अपनी मौत को देखा है। और मैंने सारे इलाज करवाए लेकिन जहां से मैंने योग को अपने जीवन में समावेश किया वहीं से गाड़ी लाइन पे आ गई। जहां से मैंने योग को आपको अपने जीवन में समावेश किया वहीं से गाड़ी लाइन पे आ गई। तो इसका मतलब योग में दम तो है। योग अपने आप में पूर्ण है, हर तरह का स्वास्थ्य दे सकता है। और मैं दावे से कह सकता हूं कुछ चीजें मेरी पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसी घटित हुई हैं जिसका साइंस के पास भी जवाब नहीं है। आज से कोई लगभग उस समय मेरी एज लगभग 48 से 50 साल की रही होगी। मैंने हिंदुस्तान के टॉप के डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत बतला दी गई और कहा कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, आप इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। एक के पास गया, दो के पास गया, तीन के पास गया, अंदाजा बतला रहा हूं लगभग 5 डॉक्टरों के पास गया। परेशानी में तो जाते हैं, पर जब 5 डॉक्टरों के पास गया सबने ये कहा, मैं उस भगवान को साक्षी बना के कहता हूं, मैंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ये घुटने का दर्द किसी के सामने लेकर के बोलो। और मैंने अपनी एक्सरसाइजेस डेवलप करी और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में एक धारणा है। हाँ ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक धारणा है कि ये क्योरेबल नहीं है, जितना घिस गए तो घिस गए। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूं अगर क्योरेबल नहीं है तो क्योरेबल कैसे हो। अब मैं घंटों पद्मासन में बैठता हूं। आप ताड़ासन, त्रिकोणासन, एक बाल कीड़ा आसन बहुत धीरे धीरे, एक आप टांग थाइस वाले निचले हिस्से में दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके, टाइम होता तो मैं आपको एक्सरसाइज का प्रदर्शन करके दिखाता, तो वो टांग को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना और पंजे को अपनी तरफ खींच लेना। और सूक्ष्म क्रियाएं जैसे रीढ़ से संबंधित, रीढ़ को पीछे झुकने वाली, आगे झुकने वाली। अगर आपको रीढ़ में प्रॉब्लम है तो आगे झुकने वाली मत करें। दाएं बाएं, ऊपर नीचे और डायगोनल मूवमेंट और हाफ सर्कल के अंदर मूवमेंट। अगर इतनी मूवमेंट, ये सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई आप देख सकते हैं। अगर ये आप जोड़ दें, कंधे, बाजू और टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं ये वीडियो चैनल्स पे पड़ी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बतलाना शुरू कर दिया, टाइम को देखते। आप उनको जोड़ दें और एक आप सुबह के समय नीम का गर्म पानी लेकर के आप चेयर पे बैठ जाएं, एडी स्टूल पर रख दें और मग्गे से पानी लेकर के 1.5-2 फुट के ऊपर से आप जो है क्या करें, धार बना करके घुटनों के ऊपर डालें, जिसको घुटने या टखने में दर्द है जहां, और उसको 6-7 मिनट ऐसे करें। 2 मिनट ड्राई फ्रिक्शन करें आप किसी सूखे कपड़े से। पश्चात उसके आप लगभग 200 ग्राम मिलीलीटर तिल के तेल में थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ी लौंग और थोड़ा अदरक, अगर आप ये पका देंगे और पका करके आप इस तेल की अगर रेगुलर मालिश करके और उसके बाद 10 मिनट आप उसको सन बाथ करवा देंगे, धूप स्नान करा देंगे, तो आपके घुटनों की प्रॉब्लम देखेंगे आप धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। बात मैं कहने के अभाव में अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत Thank you so much, sir. All right, well.